Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Irtsam's Biology. Dear students, today we will discuss about immunity. Immunity का जो टॉपिक है ये MD-CAT के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ही ट्रिकी किस्म के जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। इसलिए आपको ये टॉपिक जो है वो मैं होपफुली कि 3 लेक्चर्स के अंदर जो है वो कंप्लीट कर दूं, 3 वीडियोस के अंदर। तो आपने 1, 2, 3 इसका जो पूरा सेगमेंट है उसको सुनना है ताकि आपके जो है ना वो मल्टीपल क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट आप इसमें से कर सकें और आप कॉन्सेप्ट को गेन कर सकें। एक बात याद रखनी है कि अगर आप कॉन्सेप्ट ले लेते हैं तो फिर किसी भी किस्म का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए मुश्किल नहीं होता। जस्ट आपने स्टेटमेंट को समझना होता है कि स्टेटमेंट के अंदर जो है वो क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा होता है। असल में ये जो MCQs होते हैं जो इम्यूनिटी के ऊपर आते हैं ये बड़े ट्रिकी होते हैं, बच्चों को हर टाइम ये मिक्स हो रहे होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं, जितने भी जो मिसकंसेप्शंस हैं वो अपने टॉपिक के अंदर जो है वो क्लियर कर दूं। हम स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यून सिस्टम को जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारा जो पहली जो बात होती है हम इम्यूनिटी की तरफ जाते हैं। जो इम्यून सिस्टम का मेन काम है हमारे अंदर कुव्वत मुदाफ़त पैदा करना। इम्यूनिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम कहते हैं इट इज़ एन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज। सबसे पहले है कि ये एबिलिटी है जिसने क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है अ फॉरेन मटेरियल। बॉडी के अंदर कहीं बाहर से कोई मटेरियल आ गया तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके अगेंस्ट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स दिया जाता है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो कि फॉरेन मटेरियल एक्टिवेट करता है, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। कुछ सेल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं और कुछ सेल के प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज़ हैं फॉर एग्जांपल, जैसे कि HCl है आपके पास, जैसे कि म्यूकस है, वो खुद इन्वॉल्व होते हैं। और इन्वॉल्व होने के बाद डियर स्टूडेंट्स दैट रिमूव्स दैट फॉरेन मटेरियल फ्रॉम द बॉडी एज सून एज पॉसिबल। बॉडी से जितना जल्दी वो मटेरियल निकालेंगे ये बेसिकली आपके पास क्या कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है। और ये जो फॉरेन मटेरियल होता है दैट इज अ स्टिमुलाई, और इस स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो है ये बॉडी के लिए तो स्टिमुलाई होगा ना, क्योंकि चेंज इन एनवायरनमेंट है। इस स्टिमुलाई के अगेंस्ट जब सेल और सेल प्रोडक्ट्स एक्टिवेट होते हैं, सेल एक्टिवेट होते हैं, वो प्रोडक्ट्स को एक्टिवेट करते हैं और ये प्रोडक्ट्स और सेल मिलके उस मटेरियल को रिमूव कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्यून रिस्पॉन्स। और ये एक हेल्दी और नॉर्मल पर्सन जो होता है उसके अंदर इम्यून रिस्पांस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इम्यून रिस्पांस भी जो है वो डियर स्टूडेंट्स कम होता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। यही वजह है कि जो मोस्ट ऑफ देम आपने देखा होगा कि जो यंगस्टर होते हैं वो बड़े इम्यून होते हैं। मतलब कोई भी इन्फेक्शन है, अगर जैसे आप लेट एज के अंदर जाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी बहुत डाउन होना शुरू हो जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम में जो इम्यूनिटी है इसको काज करवाने के लिए, कुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के लिए या फॉरेन मटेरियल से जो है वो फाइट करने के लिए या फॉरेन मटेरियल को हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने के लिए कितने जो बैरियर्स हैं, कितनी जो रुकावटें हैं उनमें से गुजरना होगा, तब जाके वो इन्फेक्शन करने के काबिल हो सकता है। अब देखिए इन्फेक्शन तो हमें हो रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो जो फॉरेन मटेरियल है, जैसे आपके पास हो सकता है कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है। अच्छा, ये जो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर एंटर होंगी और फिर हमारे बॉडी के अंदर जो है वो इन्फेक्शन काज करेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमारी जो बॉडी की डिफेंसिव मैकेनिज्म है, डिफेंसिव लाइंस हैं, वो कितनी है डियर स्टूडेंट्स? 3। देयर आर 3 मेन डिफेंसिव लाइन। इस पे MCQs बनते हैं। जो फर्स्ट लाइन होती है दैट इज स्किन एंड म्यूकस। ये स्किन है आपके पास और म्यूकस है। अब स्किन भी जो है ये भी क्या करती है, हमारी बॉडी में फॉरेन मटेरियल्स को एंटर होने से बचाती है और म्यूकस भी हमें बचाती है। फर्दर हम अगले इसी जो लेक्चर का सेगमेंट है उसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है फेगोसाइट्स, जो कि सेकंड है आपके पास, सेकंड डिफेंस लाइन में आ जाते हैं। फेगोसाइट्स आ जाते हैं, नेचुरल किलिंग सेल्स आ जाते हैं या न्यूट्रल किलिंग सेल्स आ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, प्लस फीवर आ जाता है। ये बेसिकली कहाँ पर आते हैं? हमारी सेकंड डिफेंस लाइन के अंदर आते हैं। थर्ड पे जो है वो कौन सी है? ह्यूमरल रिस्पॉन्स आ जाता है, जिसमें एंटीबॉडीज बनाई जाती है, इम्यूनोग्लोबिन्स बनाई जाती हैं, और उसके साथ साथ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज का जो है वो पर्टिकुलर रिलेशन इसमें आ जाता है। और इसमें बहुत सारे दूसरे सेल्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड, जिसमें टी लिम्फोसाइट्स वगैरह आ जाते हैं। और जो ये आपके पास जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स होता है ये स्पेसिफिक होता है, ऊपर वाला जो है वो नॉन स्पेसिफिक है। यानी कि आपके पास फर्स्ट लाइन स्किन, म्यूकस, फेगोसाइट,
जो न्यूट्रल किलिंग सेल्स हैं, नेचुरल किलिंग सेल्स, उसके बाद इन्फ्लेमेशन एंड प्लस आपके पास फीवर है। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे जो हैं ये किसके अंदर आएंगे? नॉन स्पेसिफिक के अंदर आएंगे। हम इसको नॉन स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं? रीजन ये है कि हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर रहे होते हैं, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है और उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। बॉडी खुद ब खुद जो तो फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी कर देती है, या जो आपके पास किलिंग सेल्स होते हैं वो उसको मार देते हैं। इसी तरह से अगर किसी जगह पर इन्फेक्शन हुआ तो वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, या फिर WBCs का जो है वो आपके पास जो नंबर है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में पायरोजिन बनेंगे और उसके रिजल्ट में फीवर हो जाएगा। या फिर क्या होगा कि सिंपली स्किन जो है वो एंटर ही नहीं होने देगी और म्यूकस भी एंटर नहीं होने देगी। म्यूकस उसको इंट्रैप कर लेगी, जो फॉरेन मटेरियल होगा, जो बैक्टीरिया होगा, कोई भी एनी पार्टिकल हो सकता है, एंटीजन हो सकता है, जो हमारी बॉडी के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसको वहीं पे रोक लेंगे। तो किसी भी तरह का हो सकता है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम नॉन स्पेसिफिक। लेकिन ये जो रिस्पॉन्स होता है ये स्पेसिफिक होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं, मेमोरी सेल्स बनते हैं, प्लाज्मा सेल्स बनते हैं, प्लाज्मा क्लोन सेल्स बनते हैं, और वो एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए जो है उसके अगेंस्ट, या पर्टिकुलर जो आपके पास एंटीजन है उसके अगेंस्ट ये बन रहे होते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम स्पेसिफिक, और इनको हम क्या बोल देते हैं? नॉन स्पेसिफिक। हम बाइक पे जा रहे हैं तो हमारी बॉडी पे न्यूमरस बैक्टीरिया जो हैं, न्यूमरस एंटीजन जो हमारी स्किन उसके ऊपर मौजूद होते हैं, लेकिन हमारी स्किन उसको आगे नहीं जाने देती, ठीक है, वो स्पेसिफिक नहीं होते, तो इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन स्पेसिफिक। इसके बाद ये तो हमारी डिफेंसिव लाइंस हैं, इनसे गुजर कर वो हमारी बॉडी में इंफेक्शन करेगा, लेकिन इनके अंदर होने वाले बैरियर्स कौन कौन से? देखें ना, एक लाइन है, उसको क्रॉस करना है, उसके अंदर बैरियर्स होंगे तो आप उसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो बैरियर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 3 तरह के हैं। इन तीनों जो आपके पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लाइन है, इसके अंदर यूज होने वाले 3 तरह के बैरियर्स हैं, जिसको क्रॉस करना बड़ा ही जरूरी होता है। इसमें पहला आपके पास आ जाता है डियर स्टूडेंट्स क्या? फिजिकल बैरियर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्किन, म्यूकस, ब्लड क्लॉट, ये आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? फिजिकल बैरियर है। उसके बाद आता है हमारे पास केमिकल बैरियर। केमिकल में HCl आ जाता है एंड लाइसोजाइम्स आ जाते हैं। लाइसोजाइम जो है हमारे वो जैसा कि हमारे जो स्लाइवा है उसके अंदर मौजूद होते हैं, टीयर्स के अंदर मौजूद होते हैं, इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर ये वर्क कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि ये बेसिकली डाइजेस्ट कर देते हैं बैक्टीरिया अगर है तो उसकी सेल वॉल को, प्लस उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको ये डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल बैरियर में आपके पास डिफरेंट वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट हैं, उसके बाद आपके पास बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, सिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। दीज आर द बायोलॉजिकल बैरियर। तो ये सारे बैरियर्स मिल के क्या कर रहे होते हैं? एक पर्सन का जो इम्यून सिस्टम उसमें ये हेल्प कर रहे होते हैं। असल में ये सारी चीज़ें आपको समझनी थी, तभी जो है आप टॉपिक की तरफ जा पाएंगे। अब हम सबसे पहले जो पहली है आपके पास डिफेंस लाइन, दैट इज स्किन एंड म्यूकस, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्किन से। स्किन जो है डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये इम्पेनिट्रेटेबल बैरियर है। अगर किसी बैक्टीरिया का, किसी वायरस का दिल हो कि वो हमारी स्किन वाली साइड से गुजर जाए, स्किन के अंदर से वो इन्फेक्शन काज कर दे, तो डियर स्टूडेंट्स समझ लें कि ये इम्पॉसिबल ही होगा। वो इन्फेक्शन बस अपर और सुपरफिशली रहेगा, सामने रहेगा, वो पिंपल की शक्ल इख्तियार कर सकता है, वो किसी मतलब इससे बड़ी जो फिंसी है उसकी फॉर्म इख्तियार कर सकता है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस है वो बॉडी के अंदर स्किन को क्रॉस करके बड़ी मुश्किल से जाएगा। सो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं इम्पेनिट्रेटेबल बैरियर है। अब अगर हम स्किन की कंपोजिशन देखें तो आपको चैप्टर नंबर 17 याद होगा, वहां पर आपने सारा पढ़ रखा हुआ है। अगर नहीं सुना हुआ स्किन की जो पूरी जो आपके पास है कंपोजिशन, वो वहाँ पर मेरे लेक्चर के अंदर आप सुन सकते हैं, चैप्टर नंबर 17 की प्लेलिस्ट में से। देखिए इसमें मेनली हमारे पास है एपिडर्मिस एंड डर्मिस। सबसे पहले हम एपिडर्मिस की बात करते हैं। एपिडर्मिस ये जो ऊपर हमें नजर आ रही है सुपरफिशियल मल्टी सेलुलर जो है ये लेयर होती है, सुपरफिशियल मल्टी सेलुलर लेयर है एपिडर्मिस। बेसिकली इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले यहाँ पर केराटिनोसाइट्स होते हैं जो केराटिन प्रोड्यूस करते हैं। मल्टी प्रोटीन्स जो होती है केराटिन, ये हमारी स्किन के ऊपर मौजूद होती है, और उसके साथ साथ यहाँ पर पर्टिकुलर सेल्स होते हैं, ड्राई डेड सेल्स होते हैं। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ड्राई डेड सेल्स, ये वाटर जो है उसको स्किन के ऊपर इतनी ज़्यादा देर तक के लिए रिटेन रहने नहीं देते, या ये सिंपली ड्राई सेल्स होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि उसको जो भी एंटीजन होगा
उसको क्या नहीं मिलेगा, उसको बाकायदा तौर पर मीडियम ही नहीं मिलेगा, उसको वाटर ही नहीं मिलेगा। जब मीडियम नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, वाटर नहीं मिलेगा, ह्यूमिडिटी नहीं मिलेगी, तो वो यहाँ पर ग्रो ही नहीं कर सकता। इसी तरह से कैराटिन भी जो है वो हेल्प कर रही होती है। और साथ ही साथ एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं जो फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी करते हैं, और जो भी कोई बैक्टीरिया होता है उसको इनगल्फ कर लेते हैं, या जो भी एंटीजन या फॉरेन मटेरियल होता है उसको इनगल्फ कर लिया जाता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे पहले एपिडर्मस ही जो है यही डिफेंसिव मैकेनिज्म में जो है वो अपना रोल प्ले कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट डर्मस। अब आपको पता है कि अगर एपिडर्मस इतनी सी है तो इसके नीचे बड़ी थिक किस्म की जो है ना वो डर्मिस मौजूद है, और इस डर्मिस के अंदर ये थिक लेयर होती है आपके पास। इस डर्मिस के अंदर क्या मौजूद हैं, ग्लैंड्स मौजूद हैं, हेयर फॉलिकल्स, रिसेप्टर्स, नर्व सेल एंड ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। और अगर हम ग्लैंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि सीबम प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो सीबम है, जैसा कि हम कहते हैं कि यार तुम्हारी स्किन बड़ी ऑयली है, ये जैसे मैंने अभी ऐसे किया है तो ये ऑयल सा जो है ना वो मेरी इस फिंगर के ऊपर मौजूद है। ये बेसिकली ये सेबेशियस ग्लैंड्स का प्रोड्यूस किया हुआ सीबम होता है, और इस सीबम के अंदर डियर स्टूडेंट्स लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। अब लैक्टिक एसिड जो होता है ये इनहिबिट करता है जो भी फॉरेन मटेरियल होगा, फॉरेन पार्टिकल होगा, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, जिसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं या फंजाई आ जाती है, उसकी ये इनहिबिशन काज कर देता है, प्रोलिफरेशन नहीं होने देता। सो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्किन का जो ऊपर वाला सरफेस है ना, यही मेन क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट। लेकिन ये ग्लैंड कहाँ पर मौजूद हैं, ये डर्मिस के अंदर मौजूद हैं। तो इस तरह से जो सीबम है ये भी बजाते खुद जो है वो प्रोटेक्शन काज कर रहा होता है, फॉरेन इन्वेडर्स को बॉडी के अंदर आने से रोकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डियर स्टूडेंट्स म्यूकस मेम्ब्रेन्स। म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ पर भी आपके पास, आप फॉर एग्जांपल लेते हैं, आप पूरे के पूरे आपके GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करते हैं तो माउथ जो है वहाँ से लेकर ये आपके पास यहाँ से शुरू हो जाता है, इसोफेगस के स्टार्ट से शुरू होकर एनल अपर्चर से पहले तक क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, या अगर आप अपने नोज़ की बात करते हैं या फिर आप अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है बेसिकली ये जो है म्यूकस सिक्रीट करती है। कौन सिक्रीट करते हैं, जो गोबलेट सेल्स होते हैं पर्टिकुलर, ये म्यूकस मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं, म्यूकस सिक्रीट करने में। प्लस इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या चीज़ मौजूद होती है, म्यूसिन मौजूद होती है। म्यूसिन एक प्रोटीन है जो कि स्टिकी और जेल लाइक होती है, और ये केमिकल बैरियर के अंदर आ जाती है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले तो बात करता हूँ अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करता हूँ, GIT की बात करता हूँ कि जब हम फूड खा रहे होते हैं तो हमारी बॉडी का कुछ नॉर्मल फ्लोरा भी है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ अपने ज़ाती बैक्टीरिया भी हैं जो हमारी बॉडी के साथ जो है वो पर्टिकुलर एक रिलेशन बना के कमेंसलिज्म के फॉर्म में रह रहे हैं, म्यूचुअलिज्म के फॉर्म में रह रहे हैं। वो हमसे फूड ले रहे होते हैं और इन रिटर्न हमें वाइटामिन बना के दे रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सम टाइम वो भी इन्फेक्शन काज कर देते हैं, जिसकी आपके पास बेस्ट एग्जांपल जो है वो है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स की जो है वो इन्फ्लेमेशन उसके अंदर ये होता है, या फिर वैसे भी जो डायरिया टाइप हो जाता है। सम टाइम बैरूनी तौर पर हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं कुछ बैक्टीरिया, और सम टाइम हमारा नॉर्मल फ्लोरा ही जो है वो अटैक कर देता होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो म्यूसिन होती है ये बेसिकली उनको एंट्रैप कर लेती है, अपने अंदर धंसा लेती है। उसकी इट्स मीन कि उसकी जो एक्टिविटी है, जो फॉरेन पार्टिकल होगा, जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे, उसकी एक्टिविटी को हाल्ट कर देती है। ये म्यूकस भी, उसमें म्यूकस भी बेसिकली क्या है, ये इसके अंदर ही तो म्यूसिन होती है। तो ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि ये म्यूकस जो विस्कस सा मटेरियल होगा ये क्या करता है, जो भी फेगोसाइट्स, जो भी आपके पास इन्वेडर्स होंगे, जो भी आपके पास होंगे पार्टिकल्स होंगे, इन्वेडर पार्टिकल्स और फॉरेन पार्टिकल्स, उनको ये क्या करती है, उनकी एक्टिविटी को हार्ड कर देती है और रोक लेती है। और इसी तरह से अगर आपके पास जो है वो स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक में आपको पता है ऑक्जेंटिक सेल जो होते हैं, पेराइटल सेल्स, वो HCl प्रोड्यूस करते हैं। अब HCl चूँकि मीडियम एसिडिक कर देता है, यही वजह है कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारी गट के अंदर, स्पेशली स्टमक के अंदर, इनला बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो मीडियम ही नहीं प्रोवाइड होने देता। इसका मीडियम चूँकि एसिडिक है तो ये वहीं पर उसको रोक देता है उनकी एक्टिविटी को। तो यही वजह है कि हम बहुत ज़्यादा जब खुराक खा रहे थे, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि आप जो है वो ब्रेड अगर निकालते हैं तो ब्रेड्स जो होती हैं आप उसके ऊपर वाली देखते हैं तो वो ठीक है, दरमियान वाली ख़राब है, उस पर फंगस अटैक हुआ है, फंगस का फंगल अटैक हुआ हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि आप ऊपर वाली जो थी उस पर नहीं है, जो आपको सुपरफिशली नज़र सही आ रही है। डियर स्टूडेंट्स उसके अंदर भी स्पोर्स होते हैं, लेकिन हम खा जाते होते हैं।
ठीक है, उसको हम मतलब देखते नहीं हैं, होता है हर जगह पे तकरीबन ऑलमोस्ट, बचा के जी ज़ाया होने से बचा लें दिस एंड दैट, लेकिन उसके अंदर भी डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो स्पोर्स पर्टिकुलर मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाते हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मीडियम क्या है एसिडिक है, तो HCl जो एज ए केमिकल बैरियर हमें प्रोटेक्ट करता है फॉरेन इन्वेडर से। एंड आई होप कि आपको जो फर्स्ट लाइन है इसकी समझ आ गई होगी डिफेंसिव लाइन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ट्रिकी है, वो है सेकंड डिफेंस लाइन। उसमें इंशाल्लाह मैं आपको पर्टिकुलर सेल्स के बारे में और उनके रिस्पॉन्सेज के बारे में बताऊंगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।